ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के 11 सवा 11 का समय था। इंस्पेक्टर अरविंद और उसके साथ एक कैमरामैन पंकज जैसलमेर के भूटा गांव के सरपंच की एक हत्या के खोज में गए थे। वो दोनों अपनी जीप से लौट ही रहे थे, तभी इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी को एक कच्ची सड़क पर रोका। अरे 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 सर, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ये कुलधारा का रास्ता है, वहां तो मुर्दों को भी जाना मना है। हम तो फिर जीते जागते इंसान हैं। ओए बावड़े, हैं? अरे डरपोक, कुलधारा वाली कहानी को मैं नहीं मानता। ओए बावड़े, मुझे एक बात बता, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि रातों रात एक अकेला गांव भी खाली हुआ हो? अरे कोई दूसरी वजह होगी, लोगों ने मसाला देकर इतने डरावने अंदाज में इस बात को बता दिया। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, उस गांव में बहुत खजाने होंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी के शासन काल से है। ऐसे में वहाँ कोई जाने की हिम्मत न करे, इसीलिए इन अफवाहों को फैलाया गया है। समझा बावड़े? वो सब ठीक है सर, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं? पंकज डरे हुए अंदाज में बोला। अबे क्या है ना कि गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है, ऊपर से रात भी बहुत हो गई है। कुलधारा पार करने के तुरंत बाद हम कठिनगंज में रहेंगे और आज रात वही हॉस्टल में गुजारेंगे। हाँ? बस 5-7 किलोमीटर की दूरी तो तय करनी है। अब भले वो कुलधारा के अंदर से गुजरना हो। अरे अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? कुलधारा के अंदर जाएंगे, वो भी रात के 12 बजे? मैं कह रहा हूँ हमारी आत्मा तक का पता नहीं चल पाएगा। देखो देखो मालिक, मैं कह रहा हूँ। पंकज के लाख समझाने के बाद भी इंस्पेक्टर अरविंद पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ, और होगा भी क्यों, क्योंकि अरविंद का बस 1 हफ्ते पहले ही इस शहर में तबादला हुआ है, और वो जिस शहर से आया है वहां भूत प्रेतों को सिर्फ किस्से कहानियों तक ही रखा जाता है। लेकिन एक बात और भी थी कि अरविंद खुद भी कुलधारा के इतिहास और वर्तमान से अनजान था। वो जितना हल्के में इस सच्चाई को ले रहा था, उससे कई गुना भयंकर इसका सच था। खैर, अरविंद जीप को मोड़ लेता है और अपना समय और मेहनत बचाने के लिए अब उसकी जीप दाखिल हो जाती है कुलधारा के अंदर। यार, ये तो गांव तो भूल-भुलैया जैसे लग रहा है। हर जगह पर मोड़ है, रास्ते का कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरविंद खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। तभी सामने अरविंद को एक चाय की टपरी दिखती है, जहां कुछ लोग बैठे थे। अरविंद हंसने लगता है और कहता है, अरे बावड़े, देख लिया सच्चाई? तुम क्या कह रहे थे? इस गांव में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। सामने देखो, क्या ये कोई इंसान नहीं है? नहीं, पंकज डरते हुए कहता है। क्या मतलब? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस गांव में इंसान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब भी तुम उन बातों को सच मान रहे हो जिसे उन गांव वालों ने फैलाई है? खैर, तुम रुको, मैं उनको कठिनगंज का रास्ता पूछ कर आता हूँ। अरे अरे सर 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 रुकिए सर, कहाँ जा रहे हो आप? सर सर, वो सब कब्र से निकले हुए मुर्दे हैं, भागो जल्दी सर। पंकज जीप के अंदर से ही आवाज लगाता है। अरविंद तब तक जीप से थोड़ा दूर निकल चुका था और पंकज की बातों को अनदेखा करता हुआ वो सीधा उस चाय की टपरी पर पहुंचता है। चाय की टपरी पर बैठे कुछ अजीब लोग। ओए हेलो, मैं इंस्पेक्टर अरविंद नया नया आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कठिनगंज चौराहा कहाँ मिलता है? दरअसल मैं थोड़ा खो गया हूं यहाँ। अरविंद की बात बस लोग सुन रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं दिया। अरविंद इस बार थोड़ा चिढ़ गया और बोला, क्या तुम लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? मुझे कठिनगंज जाना है। क्या सीधा निकलता है वो चौराहा? ओए भाई, काहे मरने चले आए साहब? अब आपका काफिला
कठिनगंज का नहीं, कब्रिस्तान के आखिरी कब्र का तय होगा। तो क्या करेंगे रास्ता जानकर? मतलब मैं भला कब्रिस्तान में क्यों जाऊंगा? अरविंद हल्के से बोल पड़ा। मतलब यही कि जहां भगवान की ताकतें भी नाकाम हो जाती है, वो जगह है कुलधारा। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तभी अरविंद का फोन बज उठता है। अरे सर, मुर्दों से फिजूल बातें करके आप खुद मौत को जल्दी बुला रहे हैं। एक बात का शायद आपको ख्याल नहीं आ रहा, आज अमावस्या की रात है। आज कुदरत का नहीं, प्रेतों का कहर बोलता है। गाड़ी में जल्दी आइए, तुरंत निकलिए। अरविंद जीप की तरफ मुड़ता हुआ जाने लगता है। वो जीप के पास पहुंचता ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है, इंस्पेक्टर। पूरे वातावरण में एक तेज हंसी छूट जाती है। अरविंद पीछे पलटता है तो देखता है अब ना तो वहां कोई चाय की टपरी थी और ना ही कोई लोग जिनसे वो थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था। मिल गई तसल्ली? हाँ, मौत की खबर पक्की कर ली ना? हाँ, अब जल्दी आइए गाड़ी में भागकर, इससे पहले कि सारे मुर्दे हमें मुर्दे बना दे। जल्दी आइए। पंकज चिढ़ते हुए बोला। अब तक अरविंद को भी समझ चुका था कि शायद कुलधारा में आने का उसका फैसला बहुत गलत था, लेकिन अफसोस अब देर बहुत हो चुकी थी। अरविंद गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन तभी अरविंद अपने गाड़ी के साइड मिरर पर देखता है पंकज गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। और तभी उसी वक्त अरविंद को पीछे से आती पंकज की चीख सुनाई पड़ती है। अरे बाप रे, पंकज तो पीछे ही छूट गया। फिर जो पंकज बनकर मेरे बगल में बैठा है वो कौन है? वाई सर? तभी एकदम बिजली कड़कने लग जाती है और बगल में बैठे पंकज का हाव भाव और उसकी शक्ल एकदम बदल जाती है और वो एक शैतानी आवाज में कहता है, क्यों साहेब, कुलधारा नहीं घूमोगे? तभी जीप भी एकदम धीमी पड़ जाती है और अरविंद बिना कुछ सोचे समझे चलती जीप से कूद जाता है। पंकज के प्रेत को ठीक अपने बगल में बैठकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो डर से कांपने लगा था। पंकज, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। पंकज, कहाँ हो तुम? ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। पंकज! इसके साथ ही राम नाम सत्य है की बोली जोरों से गूंजने लगती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस गांव में इतनी रात को किसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है? और वैसे भी आधी रात को सिर्फ किन्नरों का अंतिम संस्कार होता है, आम इंसानों का नहीं। यही सवाल लिए किसी तरह अरविंद पीछे पलटता है। वो पीछे पलटा तो देखा वो टोली जो लाश को कंधा दिए थी वो उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। सब गुस्से भरी नजरों से अरविंद को देख रहे थे। दरअसल 2 लाशों का क्रियाक्रम करने के लिए ये ले जाया जा रहा था। लाश जब एकदम करीब से गुजरी तब अरविंद की नजर उस लाश के चेहरे पर पड़ी तो जैसे उसकी रूह कांप उठी। वो दोनों लाश किसी और की नहीं बल्कि पंकज और अरविंद की ही थी। अब तो अरविंद को खुद के जिंदा होने पर भी शक होने लगा था। मुझे मार डाला। मैंने कहा था इस गांव में जिंदा लोग नहीं रहते, लेकिन आपने खुद के साथ साथ मुझे भी इस मायावी दुनिया में फंसा दिया। आपने मुझे मार डाला। आपने मुझे मार डाला। ये आवाज पंकज की थी। पंकज, तुम? पंकज? पंकज अरविंद से ठीक थोड़ी दूरी पर खड़ा था। इस बार पंकज बहुत बदला था।
और बहुत डरावना भी लग रहा था। उसके आंखों के नीचे बड़े काले घेरे और गर्दन भी झुकी हुई थी। अरविंद ने कहा, पंकज, तुम जिंदा हो ना मेरे भाई? चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलते, चलो। हर जिंदा इंसान की यही गलतफहमी होती है कि वो खुद को जिंदा समझता है, लेकिन मौत उसको हर पल अपने चपेटे में लेने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर, जितना तेज भाग सकता है भाग के निकल जाए यहाँ से। अगर थोड़ी देर और रुका तो दिल तो धड़केगा, लेकिन उसकी धड़कन भी तो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा दिल शरीर से अलग हो जाएगा। इंस्पेक्टर अरविंद पूरी जान लगाकर भागता है। जीप तो पहले से ही खराब हो चुकी थी, अब बस उसे किसी भी तरह बचना था। कुलधारा इतनी खतरनाक है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक काम करता हूँ, सामने जो घर है ना, उसी घर में छुप जाता हूँ। कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। शायद सूरज की किरण से ये प्रेत बिना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरविंद का शायद अंत करीब आ चुका था, क्योंकि अब भी वो इस गांव में जिंदा रहने की उम्मीद खोज रहा था। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अरविंद उस छोटे से मकान में दाखिल हो जाता है और एक कोने में छुप जाता है। धड़धड़ी और मन में इतना खौफ होने की वजह से उसके हाथ से लगकर एक ग्लास नीचे गिर जाता है और शांत माहौल में एक तेज डिस्टरबेंस आ जाता है। कौन है? किसकी मौत आई है जो इस घर में दाखिल होने की हिम्मत कर रहा है? तभी वो झोपड़ी अपने आप हिलने लगती है और अरविंद खुद ब खुद खींचता हुआ उस बुढ़िया की तरफ पहुंच जाता है। वो बुढ़िया दिखने में 100 साल से कम नहीं लग रही थी। जिंदगी से मोह हट गया है क्या तेरा? मौत जिंदगी से ज्यादा तकलीफ देती है। क्यों मरने आया है तू यहाँ? तुझे पता है ना, कुलधारा प्रेतों और काली शक्तियों का अड्डा है। तभी अरविंद के पीछे मुर्दों की परछाइयां दिखनी शुरू हो जाती है। उसके अगल बगल, आगे पीछे, हर जगह कुलधारा के वो खतरनाक प्रेत आकर्षित होने लग गए, जिसमें से उसका एक दोस्त पंकज भी था। लेकिन अरविंद को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद को भी उन्हीं मुर्दों के साथ खड़ा देखा। उसने खुद के हमशक्ल को देखा और तभी वो अपने हाथ से दूसरे हाथ को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ बीच से निकल जा रहा था। तभी पंकज बोला, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मेरी और आपकी मौत भी तभी हो चुकी थी जब हम कुलधारा में दाखिल हुए थे, और इसके साथ ही गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों उसी वक्त मर गए। इसके बाद हमारी लाशों को यहाँ से मुर्दे उठाकर अंतिम विधि करने ले जाने लगे। अब अरविंद को सब कुछ समझ आ रहा था। उसने तो चाय की टपरी से निकलने के बाद खुद के लाश को देखा था। मतलब साफ था कि सब अरविंद का महज एक सपना था जो किसी खौफनाक सच से कम नहीं था। तभी अरविंद की चीखें, उसके खून के आंसू निकलने लगे और एक खौफनाक चीख के साथ कुलधारा का पूरा वातावरण कपकपा उठा और अरविंद की जिंदगी और ये कहानी यही खत्म हो गई। इस कहानी से हमें एक नई बात का पता चला। कुलधारा सुनसान होने के साथ साथ वहां एक बस्ती है जो कि वही के मुर्दों की है। वहां भी जिंदगी आम गुजर रही है, बिल्कुल हमारी तरह। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ जिंदा लोग रहते हैं और वहां मरे हुए जिंदा लाश बनकर। ना तो फिर कभी पंकज का पता चल पाया और न ही अरविंद का। कुलधारा के श्राप पर एक बार फिर रोशनी पड़ी और अब ये साफ हो गया है कि कुलधारा मुर्दों का गांव है, जहां जो भूला भटका चला जाता है
वो वही का होकर रह जाता है और मौत के बाद भी भटकता रह जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।